हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और चैप्टर नंबर 2 है ये, बल एवं गति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बल एवं गति। तो बल क्या होगा? बल फोर्स। आप समझ सकते हैं फोर्स क्या होगा। कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक, रखी हुई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं होगा जब तक इस पर कोई हम बल नहीं लगाएंगे। तो इस पर बल लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज करेगी, यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगी ये। अगर इस पर बल नहीं लगाएंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो बल एक ऐसा कारण है, एक ऐसा फैक्टर है ये, जो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करता है। ठीक है, अगर हम फोर्स ना लगाए तो इसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, साइकिल आपकी चलती ही चली जाएगी। ठीक है, चलती चली जाएगी। अगर इसमें हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो साइकिल चलती ही चली जाएगी। और गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो चलती चली जाएगी। ब्रेक क्या है? एक फोर्स। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी बॉडी होगी, उसको चलाने के लिए, गति करने के लिए, इधर से पोजीशन चेंज करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो फोर्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्स किसे कहते हैं? तो लिखेंगे बल, फोर्स वह बाह्य एक्सटर्नल, बाह्य कारक है, कारक यानी कारण, कारक, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको F से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी क्वांटिटी है? यह एक सदिश राशि है। वेक्टर और स्केलर दो क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, राशि है। और इसका मात्रक क्या होगा? फोर्स का, इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो देखिए, फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। फोर्स किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर लिखेंगे दोनों को मिला करके फोर्स m इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर। या जब ये निशान हटेगा प्रोपोर्शनल का तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा k, m इंटू ए। यदि m बराबर 1 किलोग्राम, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब F बराबर 1 न्यूटन हो जाएगा। अब F 1 न्यूटन है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, K लिखेंगे, यहाँ पर 1 गुणा 1 लिखेंगे,
तो k बराबर भी 1 आ जाएगा, k बराबर भी आ जाएगा 1। तो k का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, k का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, समीकरण नंबर 1 है F बराबर k इंटू एम ए। तो यहाँ पर रखेंगे, तो F बराबर k का मान 1 गुणा m गुणा a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं F बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। तो ये के F का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, m इंटू ए। F का मात्रक भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या, त्वरण, ये क्या, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण ए, इसका मात्रक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रणालियां होती हैं, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। यहाँ पर ये लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक, ये द्रव्यमान का मात्रक और यहाँ पर समय का मात्रक। तो इस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या है, मीटर। इसमें होता है सेंटीमीटर, इसमें होता है फीट। क्या होता है, फुट, ठीक। और एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, केजी। इसमें होगा ग्राम सीजीएस प्रणाली में, और यहाँ पर होगा पाउंड। क्या होगा, पाउंड। और तीनों प्रणाली में, एमकेएस में समय का मात्रक सेकंड, सीजीएस में समय का मात्रक सेकंड, एफपीएस प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड। तो समय का मात्रक तीनों प्रणालियों में सेम होगा। एमकेएस प्रणाली में भी सेकंड होगा, सीजीएस प्रणाली में भी सेकंड होगा, और एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड, इस प्रणाली में भी मात्रक क्या होगा, सेम होगा। एमकेएस मात्रक को ही, प्रणाली को ही एसआई यूनिट भी कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले बल की एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन। और बल का एम के एस में मात्रक क्या होगा, बल का एम के एस में मात्रक क्या होगा, एफ बराबर आपने पढ़ा एम इंटू ए। यहाँ पर इसका मात्रक किलोग्राम एम के एस में, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम के एस में बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि एमकेएस प्रणाली का मात्रक और एसआई का मात्रक बराबर होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, मात्रक बल का। इधर तो है इसका एसआई मात्रक, और इधर क्या है, एमकेएस में मात्रक, एमकेएस में मात्रक। इस तरीके से तो ये मात्रक हो जाएगा बल का। और बल का प्रभाव क्या होगा, बल के प्रभाव, क्या प्रभाव बल का होगा, बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है, रोक सकता है, और विराम में रखी वस्तु को गतिमान कर सकता है, गतिमान कर सकता है, ठीक है। तो फोर्स होगा, किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है और चली हुई वस्तु को रोक भी सकता है, किसी बॉडी को ट्विस्टिंग भी कर सकता है, ठीक है, ट्विस्टिंग में कर सकता है,
किसी बॉडी को मोड़ भी सकता है, लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, शेप में भी परिवर्तन कर सकता है फोर्स। और फोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? बल के प्रकार। देखिए, ये कोई बॉडी है, इस पर यहाँ फोर्स लगा हुआ है, तो इस बॉडी के पार्टिकलों को खींचने की कोशिश कर रहा है ये, तो इसको हम खिंचाव बल कहेंगे। क्या कहेंगे? खिंचाव का बल। और खिंचाव के बल को ही टेंसाइल फोर्स कहते हैं। टेंसाइल फोर्स, इसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं। अगर कोई बॉडी है, उसको कोई फोर्स दबा रहा है, तो इसको हम दबाव का बल कहते हैं। दबाव का बल, या इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, संपीड़न बल। संपीड़न बल का नाम दे सकते हैं। और इसको ही कहते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स, किस चीज को दबाना। यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वहां पर कौन सा फोर्स लगता है? कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। तो टेंसाइल फोर्स, कोई भी बॉडी है उसको खींचने के लिए जो फोर्स लगाएंगे, तो वो टेंसाइल फोर्स होगा। और उसको दबाएंगे बॉडी को, जिससे वॉल्यूम कम हो जाए, लेंथ कम हो जाए, तो वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स होगा कॉम्प्रेसिव फोर्स। आंकिक प्रश्नों को जब हल करते हैं, टेंसाइल फोर्स की वैल्यू प्लस की ली जाती है और कंप्रेसिव फोर्स को माइनस में लिया जाता है। ठीक है। एक और भी प्रकार का फोर्स हो सकता है, जिसको कर्तन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन बल। और इसको शियर फोर्स कहते हैं। शियर फोर्स, ये किस प्रकार का होगा? शियर फोर्स, जैसे कोई ये एक पार्ट है और इसको रिबिट जॉइंट से जोड़ दिया गया है, दो सीट है मेटल की है, इसको रिबिट जोड़ लगा करके, यहाँ रिबिट जैसे बाल्टी होती है या रेल के ब्रिज होते हैं, बाल्टी में रिबिट से इन चादरों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बाल्टी होती है ना, उसमें जोड़ दिया जाता है इस तरीके से। तो इस बाल्टी को जोड़ते हैं। ठीक, तो इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर एक जोड़ लगाया जाता है और इसमें रिबिट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? रिबिट। इस तरीके से उसको पीट दिया जाता है रिबिट को, तो ये चादर जुड़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रिबिट जोड़ लगाया जाता है। रिबिट मैंने यहाँ पे लगाई ऐसे। तो इस पे यहाँ पर फोर्स लगाएंगे और एक फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, तो ये कौन सा फोर्स होगा? आप बोल देंगे ये फोर्स शियर। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये टेंसाइल फोर्स है। अगर ये फोर्स लगा तो ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स होगा। अगर ये दबाएगा तो कंप्रेसिव फोर्स होगा, खींच देगा ये तो टेंसाइल फोर्स होगा। तो इसमें आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये टेंसाइल फोर्स है, ये भी टेंसाइल खिंचाव में हो रहा है, लेकिन इसकी जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस आप देख रहे होंगे, इस एक्सिस, ये एक्सिस फोर्स की यहाँ पर आई हुई है और ये एक्सिस फोर्स की यहाँ पर आई हुई है। इनमें क्या है? डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है? एक डिस्टेंस है इसके बीच में, लेकिन ये सेम सेंटर पर लगी हुई है फोर्स। ठीक है, सेम सेंटर पर लगे हुए हैं। अगर सेम सेंटर पर लगा हुआ तो ये टेंसाइल फोर्स होगा। टेंसाइल फोर्स होगा। और ये कंप्रेसिव फोर्स होगा अगर दबाएगा। कंप्रेसिव फोर्स होगा। लेकिन अगर इनकी एक्सिस एक नहीं है और इसके बीच में कुछ डिफरेंस है, डिस्टेंस कुछ भी आप मान सकते हैं, डिस्टेंस मान लीजिए डी डिस्टेंस इनके बीच में है, यहाँ सेंटरों के बीच में डी डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक शियर फोर्स लगेगा। यहाँ से सीट जो ये रिविट है, यहाँ से ये रिविट यहाँ से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि इस पर शियर फोर्स काम करेगा और ये ऊपर वाली सीट टूट करके अलग हो जाएगी, सीट ऊपर वाली।
ऐसे ही रिबिट के साथ टूट कर अलग हो जाएगी, और नीचे वाली सीट टूट करके रिबिट के साथ ये सीट अलग हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा और यहाँ पे फोर्स लगा, तो ये सीट अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पर शियर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर शियर फोर्स लगेगा, तो यहीं से रिबिट कट जाएगी ये। इसको कहते हैं शियर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? शियर फोर्स। ये देखने में टेंसाइल फोर्स के जैसा है, लेकिन डिफरेंस है, इसकी एक्सिस एक लाइन में है, लेकिन इसकी एक्सिस के बीच थोड़ा डिफरेंस है। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते होंगे, जैसे कैंची से आप कपड़ा काटते हैं, ये कैंची है, और इससे अगर आप कपड़ा काटते हैं कैंची से, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो नीडल होगी, ये शार्प एजिज होगी, ये एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में नहीं मिलेगी, इसमें कुछ डिफरेंस होगा। तो इसमें कागज या कपड़ा आप इस तरीके से काटेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। ये दोनों की दोनों बिल्कुल एक सीध में नहीं मिलेगी, तब ये कपड़ा काटती है। तो यहाँ पर ये शियर फोर्स होगा। कपड़े को भी या कागज को आप फाड़ेंगे, तो ये जो फोर्स लगाएंगे आप, इनके बीच में डिफरेंस होगा। यहाँ पर जैसे डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? शियर फोर्स लगेगा। तो फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स कितने टाइप का? टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स। शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स। अच्छा जी, अब देखते हैं बल हमने पढ़ा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह बल का एम के एस प्रणाली में मात्रक है, और यह बल का एस आई मात्रक है, ठीक है, बल का सही मात्रक है। बल हमने लगभग 3 प्रकार के पढ़े, एक कंप्रेसिव फोर्स, एक टेंसाइल फोर्स, एक शियर फोर्स। अब हम गति के बारे में चर्चा करेंगे। गति, मोशन, गति, मोशन। मोशन क्या होगा? देखिए, कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है। 10 बजे ये बॉडी यहीं पर रखी हुई है, शाम के 1 बजे ये बॉडी यहीं पर रखी हुई है, शाम के 4 बजे भी ये बॉडी यहीं पर रखी हुई है। तो ये मोशन की पोजीशन में है या रेस्ट की पोजीशन में है? ये बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है। टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं इसमें हो पा रहा है। कोई ट्रेन मुजफ्फरनगर आई, ट्रेन कहाँ आई? मुजफ्फरनगर। ये 9 बजे ट्रेन मुजफ्फरनगर आई। मुजफ्फरनगर मेरठ के बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। और फिर यहाँ से चलना शुरू कर दी, और मेरठ ये यहाँ पर 10:45 पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, यानी कि ट्रेन मुजफ्फरनगर से 1 घंटा 45 मिनट बाद कहाँ आई? मेरठ। कितनी दूरी चला? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर चेंज हुआ, तो ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, यानी कि ये 1 सेकंड में भी चल रही है, 2 सेकंड में भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ये, और ये 1.5 घंटे में अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो समय के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसकी स्थिति में समय के अनुसार चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये गतिमान है। ये बॉडी क्या है? गतिमान। मान लीजिए 2 सेकंड में ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये चल जाएगी 4 मीटर। कोई बॉडी है, कोई फोर्स लगाएंगे हम इस पर, तो ये 4 मीटर चल जाएगी यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी समय के साथ। 2 सेकंड में कितनी चल जाएगी? 4 मीटर। तो इसको हम इसकी गतिमान अवस्था कहेंगे।
जब कोई बॉडी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन कर दे उसको हम उसकी गतिमान अवस्था कहते हैं। अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको कहेंगे हम विराम अवस्था। क्या कहेंगे? विराम अवस्था। अवस्था जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था में होती है। और गतिमान अवस्था क्या होगी? गति क्या होगी? गति जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए, समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। अवस्था में होती है। तो गति को ही हम चाल भी कह सकते हैं, चाल, और इसको वेग भी कह सकते हैं, वेग। ये क्या होगा? किसी वस्तु के द्वारा एक अंक या इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। वस्तु की इस अवस्था को ही गतिमान अवस्था कहते हैं। गतिमान अवस्था कहते हैं। गतिमान अवस्था कहते हैं। तो चाल के बारे में आपने पढ़ा, चाल क्या होती है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर ए है, ये 4 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस तय करती है और यहाँ पर आ जाती है बी पॉइंट पर आ जाती है। कोई वस्तु है और ए से चल के बी पॉइंट पर आ जाती है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। टी बराबर 4 सेकंड। तो यहाँ पर हम इसकी चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला होगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी? 20 मीटर और समय कितना लगा? 4 सेकंड। तो यहाँ पर 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 5 मीटर पर सेकंड इस वस्तु की क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चाल। इसको हम स्पीड कह सकते हैं। स्पीड, कितनी स्पीड आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड।
तो वस्तु क्या है, ये गतिमान स्थिति में है। ठीक, तो आप देख सकते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होगी? नंबर 1 सरल रेखीय गति, रेखीय गति। नंबर 2 वर्तीय गति, वर्तीय गति। नंबर 3 दोलन गति, दोलन या कंपन, कंपन गति। ठीक है, अगर कोई बॉडी सरल रेखा में गतिमान है, जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है, तो वे सरल रेखा में गतिमान है, तो इसको सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि कोई बॉडी एक वर्ताकार पथ पर घूम रही है, इस तरह गोल गोल घूम रही है, तो उसकी गति किस प्रकार की है? एक वर्ती फॉर्म में गति हो रही है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तीय गति। क्या कहते हैं? वर्तीय गति। ये चाप हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, कोण बनेगा यहाँ कोण। तो इस प्रकार की गति को वर्तीय गति बोलते हैं। अगर कोई सरल पेंडुलम है, यहाँ लटका हुआ है पेंडुलम, इसको छोड़ देंगे तो ये इधर की ओर भी मोशन करेगा, इधर की ओर भी मोशन करेगा, ऐसे ही करता रहेगा मोशन। तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति बोलते हैं? दोलन गति। ऑक्सिलेटिंग मोशन, सवृत्र होता है, उसकी भुजाओं को छोड़ देंगे तो कंपन करता रहेगा। ठीक है, तो ये रेखीय गति, रेखीय गति। लीनियर मोशन, ये वर्ताकार गति, वर्तीय गति। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये दोलन गति, ऑक्सिलेटिंग मोशन। गोल गोल वर्त के परिधि पर घूम रहा है, तो ये वर्तीय गति है, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो कोणीय वेग होगा। यहाँ पर कोणीय वेग, कोणीय वेग, इसको ओमेगा बोलते हैं, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ये दोलनी गति करेगा, ये रेखीय मोशन करेगा, तो यहाँ पर जो रेखीय गति होगी वो v हो सकती है, v। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये गतियों के प्रकार हैं। अब समझते हैं न्यूटन की गति के समीकरण। न्यूटन की गति के समीकरण, गति के समीकरण। न्यूटन ने गति के समीकरण दिए 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन है समीकरण? यदि कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, बॉडी, और इसका प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u। प्रारंभिक वेग कितना है? u, और ये 0 है। फिर ये t समय में s दूरी चला, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने वेग ले लिया, और अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना हो गया इसका? अंतिम वेग हो गया v। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और कितनी डिस्टेंस चला? ये s डिस्टेंस चला। कितना समय लगा इसको? t समय लगा, t सेकंड का समय लगा। तो न्यूटन ने गति कितने समीकरण दिए? 3। कौन कौन समीकरण? पहला समीकरण v बराबर u प्लस a t, जहां u क्या है? u वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम
वेग, वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। और टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। एस क्या है? किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी। ए क्या है? ए है त्वरण। त्वरण क्या होगा बेटे? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यानी कि ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v माइनस के u अपॉन टी को ही क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, तो त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर v क्या है? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। दूसरा समीकरण s बराबर किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या वस्तु के द्वारा चली गई दूरी? ये त्वरण, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। न्यूटन गति कितना समीकरण है? 3। न्यूटन गति कितना समीकरण है? 3। आइए अब चलते हैं न्यूटन के बल संबंधित नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति कितने नियम दिए? 3 नियम। नंबर 1 जड़त्व का नियम। जड़त्व या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। नंबर 2 बल का नियम। नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन गति कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन के 3 नियम। नंबर 1 जड़त्व का नियम, नंबर 2 बल का नियम, नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि आपसे पूछ लिया जाए न्यूटन का तीसरा नियम बताइए, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम बल विषयक गति का नियम है। और न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3। चलिए पहले नियम को समझते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार क्या है? न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार इसके अनुसार क्या है? कोई वस्तु या कण या बॉडी विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही वह गतिमान अवस्था में है, तो वह गतिमान अवस्था में ही
गतिमान अवस्था में ही बना बनी बनी रहना चाहती है, बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए, इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या है? कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी, और मोशन की पोजीशन में है तो मोशन की पोजीशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन में चेंज ना कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। तो इस नियम से क्या पता चलता है? इस नियम से एक बात का पता चलता है कि कोई फोर्स नाम की कोई चीज है। इसका पता चलता है, इससे फोर्स का आभास होता है। यानी कि कोई बॉडी अगर मूवमेंट करेगी तो मूवमेंट उसको कौन कराएगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स कराएगा। यहाँ से फोर्स का पता चलता है। अगर फोर्स नहीं होगी तो कोई बॉडी विराम में है तो विराम में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर फोर्स ना हो, गाड़ी चलती ही चली जाएगी। अगर सड़क और गाड़ी के पहियों के बीच घर्षण बल ना लगे या गाड़ी में ब्रेक ना लगे तो गाड़ी चलती ही चली जाएगी। तो यहाँ पर किसका पता चलता है? यहाँ पर पता चलता है कि कोई फोर्स है, तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके प्रैक्टिकल भी करके देख लिए न्यूटन ने। जैसे हमने कोई गिलास लिया यहाँ पर, और इस गिलास में हमने एक गत्ता रखा। क्या रखा? कागज का एक गत्ता हमने रखा यहाँ पर। गिलास के ऊपर क्या रखा? एक गत्ता। तो यहाँ पर गत्ता हमने रखा, गत्ता यहाँ पर रखेंगे। इसके ऊपर रखेंगे एक सिक्का, तो इसके ऊपर सिक्का रखेंगे। और फिर यहाँ पर पानी भरा हुआ है गिलास में यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई हम फोर्स लगाएंगे, इस पे गत्ते में फोर्स लगाएंगे तो गत्ता हमारा यहाँ से आ जाएगा ये, और ये सिक्का ये गिर जाएगा हमारा, ये गिलास में ही गिर जाएगा सिक्का। तो सिक्का अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। गत्ता मोशन की स्थिति में आ जाएगा लेकिन सिक्का नहीं आएगा। सिक्का रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहेगा, तो सिक्का वाटर में, पानी में गिर जाएगा। तो इससे आभास होता है न्यूटन के पहले नियम का, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर हैंड में लेकर के ऐसे घुमाएंगे चाबी को और फिर मोशन देना बंद भी कर देंगे तो चाबी कुछ देर तक घूमती रहेगी। इसलिए घूमेगी वो जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि वो मोशन की कंडीशन में है। वो मोशन की कंडीशन में बना रहना चाहेगी। जब उस पर एयर का फ्रिक्शन लगेगा और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण जी लगेगा, तब जाके चाबी अपना मोशन को बंद करेगी। तो ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम। इसके कुछ अनुप्रयोग भी है। कौन से अनुप्रयोग? जब कंबल को झाड़ते हैं तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। क्यों? ये न्यूटन के जड़त्व के नियम के कारण गिरते हैं धूल के कण, क्योंकि कंबल गतिमान हो जाता है और धूल के कण विराम अवस्था में रहते हैं, तो वो कंबल से अलग हो जाते हैं। बस में यात्री बैठे जा रहे हैं और अचानक बस के ब्रेक लगते, चालक है, ये यात्री यहाँ पर बैठे जा रहे हैं, यात्री हैं सब ये। तो यहाँ पर जब
ब्रेक लगेंगे, चालक ब्रेक लगाएगा तो पहले गाड़ी भी गतिमान है और यात्री भी गतिमान है, लेकिन जब ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी और ये मोशन की पोजीशन में ही रहेंगे, तो यात्री को आगे की ओर झटका लगेगा, यात्री आगे की ओर ऐसे झुक जाएंगे। तो ये किस नियम से झुकेंगे? ये झुकेंगे जड़त्व के नियम से, जो न्यूटन का बल विषयक या गति का प्रथम नियम है, जिस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बस में बैठे यात्रियों को ब्रेक लगने पर आगे की ओर झटका क्यों लगता है? जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि बस गतिमान है, हमारी बॉडी भी गतिमान है, लेकिन जैसे ब्रेक लगेंगे तो बस रुक जाएगी, विराम अवस्था में जाएगी, बॉडी उसी पोजीशन में रहेगी, गतिमान अवस्था में रहेगी, तो उसको आगे की ओर झटका लगेगा, धक्का लगेगा। तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम से पर ही आधारित है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम। क्या पता चला इससे? इससे पता चला न्यूटन का गति के या बल के प्रथम नियम से क्या पता चला, जड़त्व के नियम से, कि कोई फोर्स है जो बॉडी को विराम अवस्था में रखता है या विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में करता है या गतिमान अवस्था को रोकता है, विराम अवस्था में लाता है, तो कोई फोर्स है। दूसरे नियम से पता चलता है ये फोर्स है कितना। न्यूटन का बल विषयक द्वितीय नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। ये क्या बताता है कि जो फोर्स है उसका परिमाण कितना है, यानी कि बल फोर्स किसी वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और बल जो फोर्स होगा वह किसी वस्तु के त्वरण एक्सीलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। या इसको हम मिला के लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल m इंटू ए के हो जाएगा। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, बराबर का निशान आएगा, तो हमेशा एक फिक्स में कांस्टेंट आएगा k m इंटू ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि m बराबर 1 पर सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस मान को समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे यहाँ, तो F का मान भी 1 रखेंगे, K का मान निकाल लेंगे, इसका मान भी 1 रखेंगे, इसका मान भी 1 रखेंगे, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यदि M का मान 1 लेंगे, A का मान 1 लेंगे, तो F का मान भी 1 न्यूटन हो जाएगा। इस एक मान को यहाँ रखेंगे तो K की वैल्यू भी 1 निकल जाएगी। इस K की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? K की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखने पर K का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण क्या है? F बराबर K इंटू M इंटू ए। तो यहाँ पर F बराबर 1 गुना M इंटू ए आ जाएगा। यहाँ एक तो एक ही रहेगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा? M इंटू ए। तो न्यूटन ने कहा जो फोर्स होगा उसका परिमाण कितना होगा? M इंटू ए के बराबर होगा, अर्थात फोर्स द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होगा। फोर्स द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होगा। तो फोर्स का मान कितना होगा? फोर्स का मान इतना होगा। मात्रक आप लिखेंगे तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फोर्स का मात्रक आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन भी इसका मात्रक आप लिख सकते हैं फोर्स का। तो सेकंड नियम से ये पता चला कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स को कैसे निकाल लेंगे, तो फोर्स का हमें ये पता चला। तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या दिया हुआ है? तीसरा नियम दिया हुआ है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम दिया हुआ है? तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। चलिए न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ेंगे। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होगा? तीसरा नियम क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया
का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए, अगर मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है, यहाँ मेज पर कोई पुस्तक रखी हुई है, तो जितने फोर्स से ये पुस्तक इस मेज को नीचे की ओर दबाएगी, जो भी पुस्तक फोर्स लगाएगी नीचे की ओर, उतना ही फोर्स मेज भी, यहाँ पर जो रिएक्शन इसकी होगी, मेज भी इस किताब पर उतना ही फोर्स लगाएगी, नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन बल लगाएगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन वाले फोर्स दोनों के दोनों बराबर होंगे। यदि हम जमीन पर खड़े हैं और हम जमीन को अपने पैरों से नीचे की ओर दबाएंगे, तो जमीन भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, जितना फोर्स से हम जमीन को दबाएंगे उतना ही फोर्स जमीन भी हमारे ऊपर लगाएगी। इसको ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे यहाँ पर ये फर्श है, ये दीवार है, यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी जिससे चढ़ते हैं ऊपर, सीढ़ी। तो यहाँ पर सीढ़ी इस फर्श को दबा रही है और यहाँ दीवार को दबा रही है सीढ़ी। तो जितने फोर्स से भी सीढ़ी दीवार को दबा रही है, उतने ही फोर्स पे ये प्रतिक्रिया आर भी यहाँ पर काम करेगी, प्रतिक्रिया भी यहाँ पर लगेगी। यहाँ पे भी सड़क फर्श को, जो फर्श है फर्श, इसको सीढ़ी दबा रही है, ये दीवार है, दीवार। अगर दीवार का पॉइंट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर रिएक्शन का मान बी आ जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन का मान जो लगेगी ऊपर की ओर, आर ए इसकी वैल्यू होगी। तो जिस भी सरफेस पे हम फोर्स लगाएंगे, एक्शन वाला फोर्स लगाएंगे, उसके अपोजिट उतने ही परिमाण का रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा। अगर ये कोई फर्श है, इस पे कोई गोला या रोलर रखा हुआ है यहाँ, तो ये रोलर इसको दबाएगा, कितने फोर्स से दबाएगा? W बराबर m गुणा G वाला फोर्स लगाएगा इस पर। तो जहां पर ये रुका हुआ है, जहां पर ये गोला फर्श पे रुका हुआ है, तो ये जो फर्श है इस पर एक प्रतिक्रिया वाला बल लगाएगा, बिल्कुल इसकी सीध में ही लगाएगा, ये R लगाएगा। और रिएक्शन फोर्स R भी परिमाण में उतना ही बराबर होगा, यानी कि R किसके बराबर होगा? M गुणा G के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो ये क्रिया वाला बल है, क्रिया बल, और ये क्या है? प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तो न्यूटन ने कहा ये दोनों बल मान में बराबर होते हैं किसी बॉडी के संतुलन बनाने के लिए, और ये आर बराबर किसके इक्वल होगा? ये आर बराबर इसके इक्वल होगा। तो इसको न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं, उतनी ही प्रतिक्रिया वस्तु भी हमारी ओर लगाती है। ठीक है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको बोलते हैं। लिखते हैं, कोई वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उस पर उतने ही मान का या परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाती है। इनके मान बराबर होते हैं, लेकिन दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है। ठीक है,
चित्र में यदि ये गोला इस फर्श को दबा रहा है W बराबर एफ एम गुणा जी फोर्स लगाकर, तो इस पर भी ऊपर की ओर रिएक्शन लगेगी, जो रिएक्शन आर होगी वो भी एम गुणा जी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है। किस प्रकार के एग्जाम्पल है इसके? एग्जाम्पल है जैसा एग्जाम्पल क्या है, जब बंदूक से गोली चलती है तो पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, तो कौन से नियम से लगता है? न्यूटन के बल विषयक तृतीय नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। यदि हम दीवार में अपना हैंड मारेंगे, ठीक है, तो चोट दीवार की भी लगी, चोट हाथ में भी लगेगी। किस नियम से लगेगी? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। हम जमीन पर खड़े हैं तो हम जमीन को दबा रहे हैं, तो जमीन भी हमारे ऊपर एक क्रिया प्रतिक्रिया वाला फोर्स लगाएगी, जो परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर टेबल पर पुस्तक रखी हुई है यहाँ पर, तो जितने फोर्स से पुस्तक टेबल को दबाएगी, जितने फोर्स से पुस्तक टेबल को दबाएगी, क्या लगा रही? फोर्स एफ, उतनी ही रिएक्शन जो ये तल है ना मेज, मेज भी इस पुस्तक पर लगाएगी, जो परिमाण में एक दूसरे के बराबर होगा और दिशा में एक दूसरे क्या होगा? विपरीत होगा। तो यानी कि प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया आर बराबर किसके हो? क्रिया क्रिया बल एफ के बराबर होगी। प्रतिक्रिया बल एफ के बराबर होगी। तो जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो पीछे को झटका क्यों लगता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। जब हम कश्ती में बैठ के जाते हैं, समुद्र है यहाँ, तो जब हम कश्ती को चलाते हैं तो ये जो डंडे होते हैं इसके, उससे पीछे की ओर, डंडों से पीछे की ओर पानी को धक्का मारते हैं, और इसके फलस्वरूप ये नाव, कश्ती हमारी नाव आगे की ओर चलती है, यानी कि पानी को पीछे की साइड धकेलते हैं और नाव चलती है आगे की साइड। तो कौन से नियम से चलती है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। घोड़ा गाड़ी चलती है तो घोड़ा गाड़ी भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही चलती है, क्योंकि घोड़ा सड़क को अपने पिछले पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो सड़क पर पीछे की ओर कौन सा बल लगाता है? घोड़ा। प्रतिक्रिया वाला, क्रिया वाला बल। इस तरीके से इसके फलस्वरूप जो गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है, जो गाड़ी है, तो गाड़ी आगे की ओर चलती है। घोड़ा पीछे की ओर बल लगाता है अपने पैरों से, गाड़ी आगे की ओर चलती है। तो किस नियम से चलती है? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से गाड़ी चलती है। तो हमने न्यूटन के समीकरण पढ़े, जो न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं। कौन कौन समीकरण है? जरा आप उनको एक बार लिखेंगे, याद करेंगे, रिपीट करेंगे। न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण बताइए। कौन सा इक्वेशन बताना? न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण लिखिए। तो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण क्या होगा बेटे? गति का दूसरा समीकरण होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। एस क्या? चली गई दूरी। और पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस के ए पी। ये समीकरण होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो चलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।